हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन लेक्चर नंबर 11 फॉर द सी इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो डिडक्शन क्या होता है? ये डिडक्शंस हमें मिलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से। अब जिस टाइम पर हमने अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करा था, एग्जाम्पशन वाला, तो उस टाइम पर हमने बात करी थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन। एग्जाम्पशन क्या होता है? इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, यानी कि वो इनकम कभी भी आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। बट ऑन द अदर हैंड डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन के लिए इनकम पहले आपका टोटल इनकम का पार्ट बन जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम का। एंड उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलती है फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। ये डील होता है बाय चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इसके तहत आपको डिडक्शंस मिलती है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। एंड वो डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। आज हमें डिडक्शन को डिस्कस करना है, डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर 6 से गवर्न करता है डिडक्शन के बारे में एंड चैप्टर 6 के अंदर बताया गया है कि डिडक्शन हमें मिलती है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 80A। सेक्शन 80A का सबसेक्शन 1 बताता है कि जब भी हमें टोटल टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है तो उसमें से डिडक्शन अलाउेबल होती है फ्रॉम सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। 80C से 80U के अंदर जो भी डिडक्शंस आपको बताई गई है वो आपको अलाउेबल होंगे व्हाइल यू कंप्यूटिंग योर टोटल टैक्सेबल इनकम। सेक्शन नंबर 80A सबसेक्शन 2 ये हमें बताता है कि डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीस है, तो डिडक्शन मान लीजिए आपकी 3.5 लाख रुपीस भी है, तब भी आपको अलाउ केवल 3 लाख रुपीस तक ही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम में से 3.5 लाख की डिडक्शन क्लेम करके आप बोलेंगे 50,000 हमारा लॉस हो गया। तो डिडक्शन की वजह से कभी भी आपको लॉस नहीं आ सकता। टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप जितना जीटीआई है वहां तक आप केवल अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा जीटीआई से ज्यादा डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 80 है सब सेक्शन 3 बताता है कि अगर हम कोई एओपी या बीओवाई की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं एंड उसकी इनकम कंप्यूट करते टाइम पे हमने कोई डिडक्शन क्लेम करी है अंडर सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC। तो अगर हमने एओपी बीओवाई की इनकम कंप्यूट करते टाइम पे ये डिडक्शन क्लेम करनी है, अब जब एओपी बीओवाई के मेंबर्स की इनकम कंप्यूट करेंगे तो वो दोबारा से ये 80GGA और 80GGC की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अपने उस एओपी और बीओवाई से होने वाले इनकम के शेयर पे। ठीक है जी। सेक्शन 80A सबसेक्शन 4 बताता है कि अगर कोई एसएससी सेक्शन 10AA यानी कि जो एसईजेड यूनिट होती है उसकी एक्सपोर्ट इनकम के ऊपर अपनी एक डिडक्शन क्लेम कर लेता है, या चैप्टर नंबर 6 से की हेडिंग सी जो कुछ डिडक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अगर वो इन डिडक्शंस को क्लेम कर लेता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई और डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 80A सबसेक्शन 5 बताता है कि हमें चैप्टर 6 ए की हेडिंग सी की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए या 10AA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो डिडक्शन क्लेम करनी होगी। अगर हम उसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं करेंगे तो हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इसके बाद ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई एसएससी कोई उसका 35AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो हमने डिस्कस करा था पीजीबीपी के चैप्टर में, लाइक होटल, हॉस्पिटल या स्लरी पाइपलाइन या शुगर वेयर हाउस, अगर इस टाइप का कोई बिजनेस है एंड वो उसके ऊपर 35AD की डिडक्शन क्लेम कर लेता है तो उसके बाद वो किसी और डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। चैप्टर 6 की हेडिंग सी के अंदर जो बाकी डिडक्शंस होती है वो उसे क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 80AC ये बताता है कि आपको अगर चैप्टर 6 की हेडिंग सी की डिडक्शंस को क्लेम करना है तो आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उससे पहले पहले फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप अपनी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते या अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये चैप्टर 6 की हेडिंग सी की कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। चैप्टर 6 की हेडिंग सी के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस बताई गई है? तो सेक्शन 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80M, 80P, 80PA, 80QQB एंड 80RRB। ये कुछ डिडक्शंस बताई गई हैं चैप्टर 6 की हेडिंग सी के अंदर। ये डिडक्शंस हमें मिलती है इनकम के बेसिस पर, बट हमें इंटरमीडिएट लेवल पे इनमें से केवल 3 डिडक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करना है, 80JJAA, 80QQB एंड 80RRB। इसके अलावा बाकी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो हमें इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस नहीं करनी, वो फाइनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एंड ये जितनी भी डिडक्शंस मैंने आपको अभी बताई चैप्टर 6 की हेडिंग सी वाली, ये आपको तभी मिलेंगी अगर आप ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उससे पहले पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 ये हमें बताता है कि हमें जो डिडक्शंस मिलती है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ग्रॉस टोटल इनकम कहने के लिए आपके जितने भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
आप पहले इन 5 हेड्स की इनकम कंप्यूट कर लीजिए अपनी। इस हेड्स के अंदर किसी भी हेड के अंदर कोई स्पेसिफिक उसकी पर्टिकुलर एग्जेम्पशन या डिडक्शन है, लाइक इन द केस ऑफ सैलरी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज तक की, तो वो जितनी भी एग्जेम्पशन डिडक्शन है आप वो क्लेम कर लीजिए और अपनी इनकम कंप्यूट कर लीजिए इन 5 हेड्स के अंदर। एंड उसके बाद जब आपकी इनकम कंप्यूट हो जाती है, अगर उसके बाद आप पे कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं फ्रॉम सेक्शन 60 टू 64, आपकी इनकम किसी और के हाथ में टैक्सेबल होनी है या किसी और की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होनी है, तो वो क्लबिंग के प्रोविजन आप अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद अगर आपका कोई भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको कोई अपने लॉसेस को, तो वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, इंट्रा हेड इंटर हेड एज द केस में भी। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कुछ भी है, तो उन सबको क्लेम करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो यहाँ पर जीटीआई बोली जाएगी, एंड फिर उस जीटीआई के अंदर से आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अब ये डिडक्शन हमें यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन सी हमें डिडक्शन अलाउ होती है। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स। तो सेक्शन 80C बताता है कि अगर कोई एसएससी कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पर किन एसएससीज को डिडक्शन मिलती है? केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये इंडिविजुअल या एचयूएफ ही 80C की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। एंड अब ये 80C बताता है कि अगर एसएससी इन्वेस्टमेंट करता है इन द स्पेसिफाइड एसेट्स, तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड एसेट्स को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट करना है एसएससी अगर इंडिविजुअल है तो वो अपने खुद के नाम में भी कर सकता है, अपने स्पाउस के नाम में भी कर सकता है और अपने चिल्ड्रंस के नाम में भी। अब यहाँ पर चिल्ड्रन वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस सभी से कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं होता। तो चिल्ड्रन कोई भी हो, एसएससी उसके नाम में इन्वेस्टमेंट करेगा तो 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है एसएससी। एंड अगर मान लीजिए एचयूएफ है, तो एचयूएफ के लिए अगर एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर के नाम में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो अपनी 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड 80C के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है वो 1,50,000 रुपीज तक की ही डिडक्शन मिल सकती है आपको, इससे ज्यादा की आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेट सपोज आपने 2 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब भी आपको डिडक्शन केवल 1,50,000 रुपीज तक की ही मिलेगी। अब वो कौन कौन से स्पेसिफाइड एसेट्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 80C की डिडक्शन मिलती है? तो अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे इन योर नेम, मतलब इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल इटसेल्फ और इन द नेम ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और इन द नेम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, तो इस केस में जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे वो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 80C टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 लाख रुपीस। ठीक है। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो अपने खुद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, या अपने स्पाउस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, या अपने किसी भी चिल्ड्रन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, वो कोई भी प्रीमियम पे करेगा तो उस प्रीमियम को उससे डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बट यहाँ पर डिडक्शन कितनी अलाउ होगी उसकी एक लिमिट है यहाँ पर, तो अब वो लिमिट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो इसके साथ में मैं आपको सेक्शन 1010D एग्जेम्पशन का सेक्शन 1010D भी पढ़ाऊंगा, एंड साथ ही साथ में आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये दो सेक्शन में आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। तो अगर मान लीजिए आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इशू हो गई थी बिफोर 1 अप्रैल 2003, तो इस केस में तो आपको जो कुछ भी अमाउंट मिलेगा आपका इंक्लूडिंग बोनस, तो जितना भी मिलेगा वो सभी आपका 1010D के अंदर एग्जेप्ट हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर आपको 80C के अंदर डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो जितना आपने एक्चुअली प्रीमियम पे करा और 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कहने का मतलब क्या है? एक्चुअल सम एश्योर्ड आपका कितना है पॉलिसी का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एसएससी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है उसका 10 लाख रुपीज, एंड वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करता है, तो 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर, यानी कि 1 लाख और 2 लाख इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि 1 लाख रुपए जो उसने एक्चुअली पे करा, तो उसे इतने 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मान लीजिए एसएससी यहाँ पे पे करता 2.5 लाख रुपीज, तो अब इस केस में 2.5 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर, यानी कि 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज की वो डिडक्शन ले सकता था, वो भी इसमें लिमिट लग जाएगी 1.5 लाख रुपीज की जो 80C के अंदर बताई गई है, तो 1.5 लाख रुपीज की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, बट अगर आपकी पॉलिसी इशू करी गई है बिटवीन 1 अप्रैल 2003 एंड 31 मार्च 2012, तो इस केस में 1010D की एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगी? अगर आपने जो भी आपने प्रीमियम पे करा है, तो वो प्रीमियम कभी भी आपने 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा पे नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी भी साल के अंदर अगर प्रीमियम 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा पे कर दिया, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी आपको सम मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस, तो वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 1010D। एंड साथ ही साथ आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 80C? तो वो सेम जितना आपने एक्चुअली पे करा और 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, यानी कि सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लोअर, उतने रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013, यानी 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2013 के बीच की आपकी पॉलिसी है, तो इस केस में आपकी 1010D की एग्जेम्पशन आप कब ले सकते हैं? अगर आपने कभी भी
प्रीमियम पे नहीं करा होना चाहिए 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा, यानी कि आपने जो भी प्रीमियम पे करा है किसी जितने भी साल का आपका टेन्योर था उस साल में कभी भी आपने 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा का प्रीमियम पे नहीं करा हो। अगर आपने 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा का प्रीमियम पे करा है तो आपको 1010 की एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, जितना भी सम आपको मैच्योरिटी में मिलेगा वो सभी आप पे टैक्सेबल हो जाएगा। एंड आपको इसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो सेम आपको डिडक्शन इसके अंदर मिलेगी 10%। तो अगर मान लीजिए कोई एसएससी जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था 10 लाख रुपए वाला, या यहाँ पे हम इसे 12 लाख रुपए कर लेते हैं, 12 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल हमारा, तो एसएससी ने एक्चुअली पे करा 1.5 लाख रुपीज एंड और 10% कितना होगा इसका 12 लाख का, तो 1.2 लाख रुपीज। तो विच एवर इज लोअर तो उसे 1.2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन मिलेगी 10% तक की। अगर वो 10% से ज्यादा जो भी पे करता है तो उसकी डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है आफ्टर 1 अप्रैल 2013 एंड आपका एसएससी है जो कि 80 यू के अंदर उसे डिसेबल्ड क्वालिफाई करा गया है, मतलब उसे बताया गया है कि वो डिसेबल्ड है, तो अगर वो 80 यू वाला एसएससी है तो उसके केस में आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अगर आप 15% तक का, मतलब पॉलिसी वैल्यू के 15% तक का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको उतने तक की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, यानी कि 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअली पेड विच एवर इज लोअर। एंड यहाँ पर अगर आप 15% तक की प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1010 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट अगर कोई और एसएससी है यानी कि 80 यू से अलग वाले कोई भी एसएससी है तो उनके केस में एक्शन 1010 की एग्जेम्पशन भी तभी मिलेगी अगर आपका प्रीमियम आपने कभी भी 10% से ज्यादा पे नहीं करवाना चाहिए। एंड यहाँ पर आपको 80 की डिडक्शन भी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू आपको यही आपकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, ठीक है जी। एंड इसमें एग्जाम्पशन ये 1010D की आपको अवेलेबल नहीं होगी अगर आप 80DD के लिए, हम अभी आगे पढ़ेंगे 80DD, यानी कि कोई अपने कोई डिसेबल डिपेंडेंट के लिए अगर प्रीमियम पे कर देता है कहीं पे, मतलब कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे कर देता है एंड अगर वो डिसेबल डिपेंडेंट पहले उनकी डेथ हो जाती है जिस एसएससी ने इंडिविजुअल एचयूएफ ने प्रीमियम पे करा था, तो उसकी डेथ के बाद अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ को जो भी उससे मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा तो वो जो भी अमाउंट मिलेगा एलआईपी से तो वो यहाँ पे 1010D की उसके अंदर एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होगी, वो fully taxable होगा in the hands of the individual or HUF. And exemption is not available in respect of sum received under the Cayman insurance policy. अगर कोई Cayman insurance policy के तहत आपको कोई भी sum receive होता है तो उसमें भी आपको 1010 की exemption available नहीं होगी, ठीक है। अगर आप प्रीमियम पे करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी, कि आपने प्रीमियम पे करा कि उसके बाद आपको मतलब एन्युटी मिलती रहेगी, एन्युटी करने का मतलब कि आपने प्रीमियम पे करा और उसके बाद आपको हर साल कुछ एक अमाउंट मिलता रहेगा, तो अगर इस तरीके से आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन करा है, कोई भी प्रीमियम पे करा है तो वो आपकी 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अगर कोई भी सम डिडक्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में से फॉर सिक्योरिंग डेफर्ड एन्युटी, ठीक है, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेएबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी, तो ये जो सम डिडक्ट कर लिया गया है वो 80C के अंदर उसके डिडक्शन क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है इन द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर इनके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है एसपीएफ, आरपीएफ और पीपीएफ, तो वो जितना भी कंट्रीब्यूशन उसका होगा अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख, तो उसे वो 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है उस कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर कोई भी एसएससी सुपर एनुएशन फंड के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीस तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। Any sum paid or deposited in the Sukanya Samriddhi account. Any sum paid or deposited during the previous year in the said scheme by an individual in the name of any girl child or any girl child for whom such individual is the legal guardian. तो यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए या किसी ऐसी गर्ल चाइल्ड के लिए जिसके लिए वो लीगल गार्जियन है उसके लिए अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो वो जितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख तो वो उसे डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। सब्सक्रिप्शन टू एनएससी सर्टिफिकेट, अगर कोई नेशनल सिविल सर्टिफिकेट का सब्सक्रिप्शन करता है तो उसे 80C की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ द एलआईसी, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, अगर कोई नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड और यूटीआई के अंदर अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो फिर उस केस में आपको वो 80C की डिडक्शन आपको उसमें अलाउ हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड पेंशन सेटअप बाय द म्यूचुअल फंड और यूटीआई, अगर आप कोई नोटिफाइड पेंशन फंड जो कि सेटअप करेगा म्यूचुअल फंड या यूटीआई उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी आपको 80C के अंदर अलाउ हो जाएगा, ये भी आपकी स्पेसिफाइड एसेट है। कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, अगर आप इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भी आपको 80C की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, अगर आप नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो जो सब्सक्रिप्शन आपने अमाउंट पे करा तो वो आपको 80C की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अब यहाँ पे नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम करने का मतलब क्या है, डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है इधर फॉर द कंस्ट्रक्शन और फॉर द परचेज ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस इन द इंडिया,
तो उसके बोला जाएगा नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। Any such deposit scheme of any authority constituted in India by or under any law enacted either for the purpose of dealing with and satisfying the need of housing accommodation. अगर कोई भी हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी अथॉरिटी सेटअप करी गई है तो उस अथॉरिटी की जितनी भी डिपॉजिट स्कीम होगी तो वो यहाँ पे नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम बोली जाएगी, फॉर एग्जांपल फुडको, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ द मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर कोई एसएससी अपने मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक के लिए जो भी उसकी ट्यूशन फीस वगैरह पे करता है, ट्यूशन फीस कहने का मतलब स्कूल की फीस 12th क्लास तक जो भी उसकी ट्यूशन फी पे करेगा, तो वो जितनी भी ट्यूशन फी पे करेगा तो वो उसकी डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80C, बट अप टू द 2 चाइल्ड। अगर मान लीजिए कोई 3 बच्चों के लिए पे कर रहा है तो वो केवल 2 चाइल्ड के लिए ही डिडक्शन ले सकता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस। हाउसिंग लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट पे करते हैं आप, तो वो आपको 24B के अंदर अलाउ हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो आप अपना एक्चुअल हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हैं, आपने कोई लोन लिया जो आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा 80C के अंदर, ठीक है जी। और अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं उसके लिए आपने जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करी तो उसकी भी डिडक्शन आप 80C के अंदर ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, कोई इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो कि नोटिफाई करे गए हैं आप उनको सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C की। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन फंड्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के नोटिफाइड फंड्स के अंदर आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन 5-year टर्म डिपॉजिट, अगर आप किसी शेड्यूल बैंक के अंदर 5 साल की टर्म डिपॉजिट करा देते हैं तो जो आप टर्म डिपॉजिट कराएंगे तो उतने तक की आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे शेड्यूल बैंक कहने का मतलब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India Act or any banking company constituted under Banking Companies Act 1970 और Banking Companies Act 1980, ठीक है जी। अगर आप नाबार्ड के बॉन्ड्स के अंदर सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वो भी आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई टाइम डिपॉजिट करा देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 years तो उसमें भी आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो उसमें भी आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू द एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, अब एनपीएस के लिए हम डिस्कस करेंगे 80CCD। अब एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम, इसके अंदर 2 टियर के फंड्स होते हैं, टियर 1 टियर 2। तो टियर 1 के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे 80CCD के अंदर, बट अगर टियर 2 तो कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड उसमें अगर टियर 2 के अंदर वो कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो टियर 2 के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो उसकी डिडक्शन ले सकता है 80C के अंदर, ठीक है जी। Deduction under section 80C is allowable in respect of contribution by the central government employee to additional account tier 2 account of the NPS। तो ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी जितना भी हमने पढ़ा कि मान लीजिए आपने कोई LIP के लिए पे कर दिया या आपने कोई म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद ली, तो अगर आप उन्हें पहले टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी को टर्मिनेट कर देते हैं या आप अपनी जो अपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन करा था उसे 5 साल से पहले आप खत्म कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, या आपने जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसके लोन की रिपेमेंट पे आपको डिडक्शन मिली थी, अगर वो घर आप 5 साल से पहले बेच देते हैं, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years अगर आप उसे बेच देते हैं तो जो भी आपको डिडक्शन मिली थी वो आपको डिडक्शन खत्म हो जाएगी एंड जिस साल में भी आप ये टर्मिनेट करेंगे या बेचेंगे उस साल में वो आपकी इनकम बन जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, तो 80CCC क्या बताता है, वेयर एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल has in the previous year paid or deposit any amount out of his income chargeable to tax to the effect or keep in force contract for annuity plan of LIC of India or any other insurer। अगर कोई भी एसएससी LIC एन्युटी प्लान ऑफ LIC या किसी और इंश्योरर की एन्युटी प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी डिडक्शन उसे मिलेगी सेक्शन 80CCC के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपीस की मिलेगी। एंड अभी हम आगे पढ़ेंगे 80CCE एक सेक्शन है तो वो हमें बताएगा कि 80C 80CCC 80CCD1 ये तीनों को मिलाकर केवल मैक्सिमम लिमिट आप 1.5 लाख रुपीस तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा की आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट 80CCD, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पेंशन स्कीम को नोटिफाई करा है उसके अंदर अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पे आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD। तो इट इज मैंडेटरी फॉर पर्सन एंटरिंग द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1st of July 2004 टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी एवरी मंथ टुवर्ड्स देयर पेंशन अकाउंट। तो अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसने सर्विस ज्वाइन कर लिया ऑन और आफ्टर 1st of Jan 2004 तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि उसे अपनी 10% ऑफ द सैलरी कंट्रीब्यूट करनी होगी इन द न्यू पेंशन स्कीम, और हम इसे अटल पेंशन योजना भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें कितना क्वांटम होता है, कितनी डिडक्शन आपको मिलती है, तो 80CCD सबसेक्शन 1 ये हमें बताता है कि कोई भी एलिजिबल एसएससी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या वो किसी और
एम्प्लॉयर, मतलब कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, वो अपनी 10% ऑफ सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसे 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर कोई एसएससी है जो कि एम्प्लॉय नहीं है, जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन मिलेगी आपको 80 सीसीडी 1 के अंदर। बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके केस में 20% ऑफ द जीटीआई तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे सैलरी कहने का मतलब क्या होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ इन टर्म्स। ठीक है जी, तो ये आपकी सैलरी के लिए बन जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी, तो ऊपर अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 1, एक सेक्शन है 1 बी 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी। तो ये हमें एक एडिशनल अमाउंट मतलब अलाउ करता है कि आप 50,000 रुपए जो आपने 80 सीसीडी 1 के अंदर कंट्रीब्यूशन करा उससे एडिशनल 50,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन और कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की सैलरी है 15 लाख रुपीज, तो अब इसका 10% कितना होगा 1.5 लाख। तो अगर कोई बंदा 1.5 लाख रुपीज तक का कंट्रीब्यूशन करता है इन द एनपीएस, तो वो 80 सीसीडी 1 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बट हम अभी आगे पढ़ेंगे 80 सीसीई, जो हमें बताता है 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, इन तीनों को मिलाकर आपकी डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक की हो सकती है। तो मान लीजिए आपने 80 सी और 80 ट्रिपल सी के अंदर आपने पहले से 50,000 रुपए की आपने मतलब कोई कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, तो 50,000 रुपए आपको वहां से मिलेंगे। अब ये यहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपए का कर दिया, तो यहाँ पे आपका 50,000 वेस्ट हो गया। तो अब ये 50,000 जो आपका वेस्ट नहीं होगा वो आप इसे 80 सीसीडी 1 बी के अंदर एडिशनली क्लेम कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपने 50,000 वो 80 सी और 80 ट्रिपल सी क्लेम कर लीजिए, 1 लाख रुपए 80 सीसीडी 1 का क्लेम कर लीजिए, तो 80 सीसीई के हिसाब से आपका 1.5 लाख रुपीस क्लेम हो गया यहाँ पर। और बाकी जो आपका 50,000 का कंट्रीब्यूशन बचा आप उसे क्लेम कर लीजिए अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी, क्योंकि 80 सीसीई के अंदर 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 डबल सी, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, ये तीन सेक्शन को कवर करा गया है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी एंड 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। इन दोनों सेक्शन को 1.5 लाख के लिमिट के लिए कवर नहीं करा गया। ठीक है। 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द सेड अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो अगर उसका एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर देता है इन द एनपीएस ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो इस केस में क्या होगा कि जब वो कंट्रीब्यूशन होगा तो जिस साल में जब वो कंट्रीब्यूशन होगा तो पहले टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो पहले सैलरी की इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय उसकी 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एंड यहाँ पे डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकता है वो, इन द केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय तो वो 10% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, एंड इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। However, deduction under section 80 CGD2 would be restricted to 14% of the salary in case of contribution made by the central government or state government। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और अगर कोई और एम्प्लॉय है प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे डीम्ड इनकम का प्रोविजन है कि अगर आपने अपनी जो एनपीएस का आपने स्कीम है, अगर आप वो अपने अकाउंट क्लोज करा देते हैं या आप उस स्कीम को ऑप्ट आउट कर देते हैं या आप उस स्कीम को ऑप्ट आउट करके किसी और एन्युटी प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से आपको जो भी एन्युटी मिलेगी, तो जो भी आपको वो एन्युटी मिली या क्लोजर के टाइम पे जो भी आपको एग्रीगेट बैलेंस मिला इंक्लूडिंग एक्रीशन, या ऑप्टिंग आउट के टाइम पे आपको जो भी एग्रीगेट बैलेंस मिला इंक्लूडिंग एक्रीशन, तो वो आपका इनकम मान लिया जाएगा इन द ईयर इन विच आपने वो क्लोज करा या आपने उसे ऑप्ट आउट करा। ठीक है। However, the amount received by the nominee on the death of the assessee under the circumstances happened in A कौन सा था, closure of account, B opt out of the account shall not be deemed to be the income of the nominee। तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, नॉमिनी के लिए वो इनकम नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 10 क्लॉज 12 ये बताता है कि जब भी आपने एनपीएस का अपना अकाउंट क्लोज करा या आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो जो भी आपको वहां से एग्रीगेट अमाउंट मिला तो उसका 60% तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड 40% आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। एंड अगर आपने पार्शियल विड्रॉ करा है, मतलब आपने पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं करा, पार्शियल विड्रॉ करा है, तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपने 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन तक का ही, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे थे और आपने 2.5 लाख रुपए ही अभी विड्रॉ करे हैं पार्शियली, तो अगर 2.5 लाख रुपए तक विड्रॉ करें तो उसमें आपकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर 25% से ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। 80 CCE ये सेक्शन हमें बताता है दिस सेक्शन रेस्ट्रिक्ट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80 CCC एंड 80 CCD सबसेक्शन 1 टू रुपीज 1.5 लाख। तो 80C 80 ट्रिपल सी 80 CCD सबसेक्शन 1 इन तीनों की मिलाकर आपकी एग्रीगेट डिडक्शन 1.5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती। 80 CCD सबसेक्शन 1B जो कि आप 50,000 रुपीज की एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं,
और 80 CCD सबसेक्शन 2, आपका एम्प्लॉयर अगर 10% और 40% एज द केस में भी कंट्रीब्यूशन करता है इन योर एनपीएस अकाउंट, तो वो यहाँ पर 1.5 लाख की लिमिट के अंदर कवर नहीं होते, उनके लिए आपको अलग से डिडक्शन और मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है जी, इसी के साथ ही हमारे 80 की सीरीज खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 80D। 80D क्या बताता है हमें? इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली। अगर यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है अपने खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है डिपेंडेंट चिल्ड्रन। 80D के अंदर वर्ड यूज करा गया है डिपेंडेंट। अगर मान लीजिए आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है अपने इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो यहाँ पर 80D की डिडक्शन एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड यूज करा गया डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो अगर आप अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई पैसा खर्च करते हैं या CGHS के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं या कोई और सच अदर हेल्थ स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर आप इसके अंदर कोई भी खर्चा करते हैं तो इस केस में आपको 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। तो तीनों के मिलाकर, इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए और उसके डिपेंडेंट बच्चों के लिए, अगर वो कोई भी खर्चा करता है ऑन द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी, तो उस केस में 25,000 रुपए तक की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80D। बट अगर इंडिविजुअल या उसकी स्पाउस या उसके चिल्ड्रन, इन तीनों में से कोई भी, मतलब अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज का है, यानी कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल ज़्यादा 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज का होगा तभी चिल्ड्रन भी 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज के होंगे। तो ठीक है, अगर इंडिविजुअल या इसकी स्पाउस या चिल्ड्रन 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज के हैं तो उसके केस में 25,000 की जगह आपकी लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50,000 रुपीज़। ठीक है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पेरेंट्स। अगर कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई प्रीमियम वगैरह पे करता है तो उस पर भी 25,000 रुपीज तक की डिडक्शन वो अंडर सेक्शन 80D, यानी कि जो 25,000 उन तीनों के अलग थे उससे अलग पेरेंट्स के लिए 25,000 अलग से क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80D। एंड अगर पेरेंट्स 60 ईयर्स और मोर एज के हैं तो इस केस में पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपीज की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। ठीक है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब अगर मान लीजिए वो कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराता है अपने खुद के, अपने बच्चों के, डिपेंडेंट बच्चों के, या अपने स्पाउस के या अपने पेरेंट्स के, तो वो 5,000 रुपए तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकता है। तो वो 5,000 रुपए वो 80D के अंदर क्लेम कर सकता है। बट ये जो यहाँ पे 5,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, वो जो हमारी 25,000 और 50,000 की हमने जो लिमिट पड़ी फॉर द इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रंस और पेरेंट्स, ये उसके इंक्लूडिंग उसी के अंदर है ये, मतलब ये कोई एडिशनल नहीं है, उसी का पार्ट है ये 5,000 रुपए। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर आपने जितने भी पॉलिसी वगैरह के लिए प्रीमियम पे करा है तो अगर वो तो आपको पे करना होना चाहिए बाय एनी मोड अदर देन कैश, बट आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अप टू द लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी करा सकते हैं। तो अगर आपने वो कैश में भी कराए तब भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, बट अगर आपने प्रीमियम कैश के अंदर पे कराए तो आपको 80D की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है जी। डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है एंड उसे ड्यू टू उसकी एज वो मतलब उसको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिल पा रहा, तो अब अगर आप उसे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिला एंड सीनियर सिटीजन के लिए आपने कोई एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर करे तो 50,000 रुपए तक के एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर को आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट ये 50,000 रुपए कोई एडिशनल नहीं है, तो जो आपकी लिमिट्स हमने पढ़ी थी 25,000 50,000, तो ये उसी का पार्ट है। अगर आपने यहाँ पे 50,000 क्लेम कर लिया तो फिर इसके अलावा आप कुछ अलग से दोबारा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 50,000 क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशन है कि जिसके लिए आप ये मेडिकल एक्सपेंडिचर के डिडक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर उसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ HUF, अगर HUF अपने किसी भी मेंबर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है तो वो 25,000 रुपीज तक की डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80D। और अगर कोई भी मेंबर 60 ईयर्स और मोर एज का है तो इस केस में वो डिडक्शन बढ़कर 50,000 रुपीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे चार्ट से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी प्रीमियम पे करा अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, मतलब कैश में पे नहीं करा होना चाहिए। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन, अगर वो अपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करता है तो 25,000। इन द केस ऑफ HUF, अगर वो किसी फैमिली मेंबर के लिए करता है तो 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू द CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अगर वो कराता है, और अगर कोई भी 60 ईयर्स और मोर की एज का है तो वो डिडक्शन आपकी बढ़कर 50,000 रुपीज की हो जाएगी। और अगर एनी प्रीमियम कोई भी इंडिविजुअल पे करता है फॉर द पेरेंट्स तो वो 25,000 रुपए, और अगर पेरेंट्स 60 ईयर्स और मोर एज के हैं तो वो 50,000 रुपीज। और यहाँ पे 5,000 रुपए तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबके लिए मिलाकर, स्पाउस, चिल्ड्रन, खुद एंड उसके पेरेंट्स सबके लिए मिलाकर 5,000 रुपए तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकता है इन कैश। ठीक है जी। और अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है और उसका एक्चुअल में मेडिकल एक्सपेंडिचर करा तो वो 50,000 रुपीज तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम करी जा सकती है।
80D सबसेक्शन 4A, तो ये हमें बताता है कि अगर मान लीजिए एसएससी ने लमसम प्रीमियम पे कर दिया एक साथ, मान लीजिए आपकी 6 साल की पॉलिसी है एंड आपने एक साथ लमसम में प्रीमियम पे कर दिया, तो अब उसमें आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो जितने टेन्योर की आपकी पॉलिसी है तो उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको इसकी डिडक्शन क्लेम करनी होगी। आपने मान लीजिए यहाँ पे 60,000 रुपये पे कर दिए 6 साल के लिए, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 10,000 रुपये पर ईयर आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80DD हमें क्या बताता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपने किसी डिसेबल डिपेंडेंट की केयर के लिए या उसके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कोई खर्चा करता है, तो उस केस में उसे 80DD के अंदर डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। तो कितनी, अगर वो कोई भी खर्चा करता है इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर वो उसकी नर्सिंग उसके ट्रीटमेंट वगैरह के ऊपर कोई खर्चा करता है जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, तो उसके उस खर्चे के लिए, और पेड और डिपॉजिट अंडर स्कीम फ्रेम्ड बाय द एलआईसी और अदर इंश्योरर। अगर वो एलआईसी या किसी और इंश्योरर को पे कर देता है कोई भी अमाउंट कि भाई अब ये बाद में मतलब उसकी मेंटेनेंस, डिसेबल डिपेंडेंट है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो बाद में पैसा देगा एलआईसी या अदर इंश्योरर, तो वो जो भी खर्चा करेगा, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह पे करा यहाँ पर, तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, द स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग एन इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। तो अभी जो स्कीम है इसके अंदर ये प्रावधान होना चाहिए कि जो एलआईसी था या कोई अदर इंश्योरर था, तो ये डिसेबल्ड डिपेंडेंट को उसकी बेनिफिट के लिए या तो लमसम या तो फिर एन्युटी इसे पे करेंगे डिसेबल्ड डिपेंडेंट को फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ठीक है, कब, या तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, या तो जिसने वो पेमेंट करी थी, डिपॉजिट करा था एलआईसी को या इंश्योरर को, उसकी डेथ हो जाती है, या वो जब 60 साल की एज अटेन कर लेगा और वो उसमें डिसकंटिन्यू कर देता है अब सब डिपॉजिट करना, तो उस केस में एलआईसी को या अदर इंश्योरर को डिसेबल्ड डिपेंडेंट को उसके बेनिफिट के लिए एन्युटी या लमसम पेमेंट करनी होगी। डीम्ड इनकम, जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिन्होंने उनके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करा था, अगर उससे पहले वो डिसेबल डिपेंडेंट की डेथ हो जाती है, तो अब इस केस में जो भी एलआईसी से या अदर इंश्योरर से जो भी अमाउंट रिसीव होगा इंडिविजुअल को या एचयूएफ को जिसने कंट्रीब्यूशन करा था फॉर द डिसेबल डिपेंडेंट, तो अब इस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ की वो इनकम बन जाएगी। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल की पहले डेथ हो जाती है जिसने कंट्रीब्यूशन करा था एंड उसके बाद डिसेबल्ड डिपेंडेंट को वो वहां से एन्युटी या लमसम पेमेंट मिलता है, तो अब वो जो एन्युटी या लमसम पेमेंट मिलेगी तो वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। एंड यहाँ पे क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना होगा, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन 75,000 रुपीज, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी कहने का मतलब 80% से ज्यादा वाली डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 रुपीज तक की डिडक्शन आपको क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, तो इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स यानी मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, होली और मेनली डिपेंडेंट एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। डिसेबल डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो जो उसके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए। एंड एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ जो कि होली और मेनली डिपेंडेंट है ऑन द एचयूएफ। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ 80DDB, अब ये 80DDB को आप किस टाइप से याद रखना है, इसे याद रखना आप डबल डेंजर बीमारी। ठीक है, अगर किसी को कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी हो गई है तो अब इस केस में किस टाइप से आपको डिडक्शन मिलेगी, ये डिडक्शन मिलती है हमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए जो कि रेजिडेंट है इन इंडिया में। तो आपने जितना भी सम एक्चुअली पे करा या तो वो या 40,000 यानी कि सम एक्चुअली पेड और 40,000 रुपीज तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कहने का मतलब 60 ईयर्स और मोर एज का है, तो उस केस में आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1 लाख रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E, तो 80E हमें बताता है एजुकेशन के बारे में। तो अगर किसी इंडिविजुअल एसएससी ने कोई एजुकेशन लोन लिया है फॉर द हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन, एंड अब वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तब वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80E। तो किसे एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल एसएससी। कंडीशन क्या है, परसुइंग हिज हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव। ठीक है, या तो वो अपनी खुद की हायर एजुकेशन के लिए या अपने रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसने फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव के लिए स्पाउस भी आएंगे और उसके चिल्ड्रन आएंगे ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन कहने का मतलब कि 12th के बाद की आपने कोई भी पढ़ाई करी है तो वो आपकी हायर एजुकेशन मानी जाती है। पीरियड ऑफ डिडक्शन आपको कितने साल के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए डिडक्शन आपको क्लेम कर सकते हैं, या तो 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और अगर उससे पहले आपकी सारे मतलब आपने रिपेमेंट कर दिया अपने लोन की तो वो तो विच एवर इज अर्लियर, मैक्सिमम 8 ईयर्स,
और उससे पहले अगर आपकी रिपेमेंट हो गया तो वो उतने दिन के लिए आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं ये डिडक्शन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। ठीक है जी। 80 अब ये 80 किस टाइप से आपको याद रखना है, तो इसे 80 को आप याद रख सकते हैं इकलौती इमारत। इमारत कहने का मतलब घर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कोई लोन लेता है तो उसकी लोन के ऊपर जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा तो उसकी आपको 24B के अंदर भी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए वो एसओपी है तो वहाँ पे लिमिट होती है आपकी 2,30,000 वाली। अगर आपका मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आप 24B के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपका एसओपी है और वहाँ पे आपकी लिमिट है 2,30,000 वाली और आपने उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट पे करा है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अप टू दी लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज। ठीक है। तो 50,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल टेकन अ लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि एसएससी के पास कोई और घर नहीं होना चाहिए जिस दिन उसे लोन सैंक्शन हुआ था। तो इसलिए मैंने इसका सेक्शन का आपको बताया था। ई आपको कैसे याद रखना है, इकलौती इमारत। तो इकलौती यानी कि वो उसकी अकेली इमारत होनी चाहिए जिस दिन उसे लोन सैंक्शन हुआ था, कोई और उसके पास घर नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ हाउस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50 लाख रुपीज। घर की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लोन जो उसे मिला वो 35 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं मिला होना चाहिए। एंड लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस 16-17 यानी कि पुराना सेक्शन है हमारा। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे जितना भी वो लोन की रिपेमेंट करेगा, मतलब जितना भी वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा तो वो यहाँ पे 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है जब तक भी वो लोन उसका कंप्लीटली पे नहीं हो जाता। ठीक है। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल इज 50,000। The deduction of up to 50,000 under section 50EE is over and above the deduction of up to 2 lakh available under section 24 for the interest paid in respect of loan borrowed for the self-occupied property। ठीक है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आप एचपी के अंदर क्लेम कर लीजिए। बट अगर एसओपी है तो उसके अंदर आपकी 2 लाख रुपीज की जो लिमिट होती है, अब मान लीजिए आपने 2,50,000 रुपीज का अगर लोन इंटरेस्ट पे कराया लोन के ऊपर तो 2 लाख रुपए तो आप 24B के अंदर क्लेम कर लीजिए, 50,000 यहाँ पे टीई के अंदर क्लेम कर लीजिए। बट अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे कराया तो 2 लाख रुपीज आप एचपी के अंदर क्लेम कर लीजिए, 50,000 आप टीई के अंदर क्लेम कर लीजिए, बाकी 50,000 आपका पेस्ट हो जाएगा। एक और सेक्शन 80EE। अब ये हम किस टाइप से पढ़ेंगे वो हमने पढ़ा था, उसके अंदर लोन सैंक्शन कब होना चाहिए आपका, ड्यूरिंग द प्रीवियस 16-17। तो ये दोबारा हम पढ़ेंगे, दोबारा सेक्शन आ गया। तो इकलौती इमारत अगेन 80EE इकलौती इमारत अगेन, मतलब ये सेक्शन दोबारा दे दिया क्या। तो इसमें भी सेम है, अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो जो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा तो वो इंटरेस्ट की यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है कि इंडिविजुअल के पास सैंक्शन वाले दिन कोई और घर नहीं होना चाहिए जैसे वहाँ पे भी थी। दूसरी कंडीशन कि एचडीवी ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 लाख, यानी कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए से कम या उसके बराबर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल 80EE की कोई डिडक्शन क्लेम ना कर रहा होना चाहिए, मतलब वो 16-17 वाला पीरियड के अंदर आ रहा है तो वो 80EE की डिडक्शन क्लेम नहीं करे। एंड उसका जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो किस पीरियड में होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022, इस बीच से लोन सैंक्शन होना चाहिए। यानी कि प्रीवियस है 19, प्रीवियस है 20, प्रीवियस है 21 के अंदर उसे लोन सैंक्शन होना, यानी कि यहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर कवर हो गए हमारे। एंड यहाँ पे आपका क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है, तो यहाँ पे आप 1,50,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओवर एंड अबव दैट 2 लाख जो कि हम एचपी के अंदर क्लेम कर सकते हैं 24B। ठीक है। चलिए 80EE। अब ये 80EE क्या बताता है, तो अब इसे आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो यहाँ पे वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी होता है, बट यहाँ पे आप इसे ईबी की तरह से याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए कोई लोन लिया तो आपने जो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, लोन शुड बी टेकन फॉर द परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि आपने जो लोन लिया वो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लेना चाहिए। लोन शुड बी सैंक्शनड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। एंड लोन आपको सैंक्शन हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में। ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर 19, प्रीवियस ईयर 20, प्रीवियस ईयर 21 एंड प्रीवियस ईयर 22, इन 4 प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपको लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए, तभी आप ये 80EE की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसमें आपका पीरियड ऑफ बेनिफिट, तो जब तक भी आपकी लोन की रिपेमेंट होगी जब तक आप क्लेम कर सकते हैं कितने रुपए, 1.5 लाख रुपीज मैक्सिमम। तो 1.5 लाख रुपीज तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं जब तक भी आपका लोन रिपेमेंट होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करने का मतलब क्या है, बैंकिंग कंपनी, बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करने का मतलब बैंकिंग कंपनी,
बैंक ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बट नॉट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ठीक है, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किसे बोलते हैं कि जिसकी टोटल एसेट्स एज ऑन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। चलिए जी, 80EE भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ 80G, 80G क्या बताता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अब अगर कोई भी एसएससी, यहाँ पर इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं, यहाँ पर कोई भी एसएससी हो सकता है, अगर वो कोई डोनेशन करता है टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और फंड्स को, तो उस केस में वो जो डोनेशन करेगा तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80G। अब यहाँ पे हमें 4 कैटेगरीज पढ़नी है। तो पहली मेजर 2 कैटेगरीज कि यहाँ पे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। सेकंड कैटेगरी कि लिमिटेड डिडक्शन आपको मिलेगी। अब अनलिमिटेड के अंदर 2 है कि आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी आपने पे करा है 50%। लिमिटेड के अंदर भी 2 है कि आपको 100% डिडक्शन मिलेगी या 50%। ठीक है, तो अभी अनलिमिटेड 100, इसके अंदर सबसे ज्यादा फंड्स बताए गए हैं, तो ये मैं आपको सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम अनलिमिटेड का 50%, लिमिटेड का 100% और लिमिटेड का 50% पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके कोई भी कंट्रीब्यूशन आपने करा है, कोई भी डोनेशन आपने दिया है, इन 3 फंड्स के अंदर वो कवर नहीं होता, ये मैं आपको याद करवा दूंगा। अगर इन 3 के अंदर कवर नहीं होता तो यानी कि वो आपका अनलिमिटेड 100% वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो आप उसे अनलिमिटेड 100% वाली कैटेगरी में करके उसकी डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड 50%। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? इसको आपको याद रखना है नेहरू गांधी सूखा परिवार, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, तो किस टाइप से? नेहरू गांधी सूखा परिवार। तो ये नेहरू, ये गांधी और ये यहाँ पे सूखा। तो अगर इन्हें नेहरू गांधी सूखा परिवार को आपने कोई भी डोनेशन दिया तो वो आपको विदाउट एनी लिमिट आपको 50% अलाउ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इन्हें 5 लाख रुपए की डोनेशन दी, तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपीज आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 80G। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, जहां पर आपको 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी बट लिमिट के साथ, मतलब यहाँ पे लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अगर आप डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट को और अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है जी। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए देते हैं या अगर कोई कंपनी पे करती है, कोई कंपनी डोनेशन देती है, तो द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन द इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पोर्ट और गेम्स और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स इन इंडिया। तो कौन कौन? या तो कोई एसएससी गवर्नमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी को पे करता है, डोनेशन देता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग, तो उस पर आपको विद लिमिट 100% की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। और अगर कोई कंपनी इंडियन ओलंपिक को देती है या किसी और इंस्टीट्यूशन को देती है जो जिनका काम है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम इन द इंडिया और फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द इंडिया, तो उस केस में 100% विद द लिमिट आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, अब वो लिमिट क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। हमारी 4th कैटेगरी डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि लिमिट के साथ आपको 50% डिडक्शन मिलेगी। तो उसके लिए कौन कौन से? तो उसका मैंने यहाँ पे निमोनिक आपको बताया मैच। तो अगर आपकी कोई भी मैच वाली आपकी मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप अगर मैच में कोई डोनेशन दे रहे हैं तो उस मैच के लिए आपको 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट आपको डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे मैच करने का मतलब क्या है? तो एम का मतलब सबसे पहले फॉर प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए कोई डोनेशन दे रहे हैं तो उस पर आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी विद द क्वालिफाइंग लिमिट। उसके बाद ए सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन। अगर आप हाउसिंग अकोमोडेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई डोनेशन पे कर रहे हैं टू दी एनी अथॉरिटी, तो उस केस में आपको 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। एम ए टी, टी कहने का मतलब टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च। अगर आप इनके रिनोवेशन या रिपेयर के लिए कोई डोनेशन दे रहे हैं, कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, इनके रिपेयर और रिनोवेशन के लिए कुछ भी पे करते हैं, तो वो आपको 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। एम ए टी सी एच कहने का मतलब चैरिटेबल पर्पस। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को या फंड को देते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पस और या गवर्नमेंट को देते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द चैरिटेबल पर्पस, तो इस केस में आपको 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? मैच। तो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर कौन कौन आते हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए देते हैं या इंडियन ओलंपिक को देते हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया और फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया, तो ये तो आपके 100% विद द क्वालिफाइंग लिमिट एंड आपके 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट के लिए मैच। मैच के अंदर अगर आप माइनॉरिटी की मतलब
प्रमोट माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए देते हैं, या हाउसिंग अकोमोडेशन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए देते हैं, या फिर आप किसी टेम्पल मॉस्क चर्च के रिपेयर रिनोवेशन के लिए देते हैं, या फिर आप किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो आपके 50% विद द क्वालिफाइंग लिमिट। और 100% विदाउट एनी लिमिट तो नेहरू गांधी सूखा परिवार, जवाहरलाल नेहरू फंड, राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी फंड और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। अगर आप इसमें देते हैं तो 100% 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अब इसके अलावा जो भी बचे तो वो आपके आ जाएंगे 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। फिर भी एक बार मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है जो जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो हम आपको रीड करवा देता हूँ। तो अगर आप नेशनल डिफेंस फंड के अंदर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर कोई डोनेशन देते हैं, या आप नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए डोनेशन देते हैं, या नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए डोनेशन देते हैं, या आप सीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र के लिए डोनेशन देते हैं, जिला साक्षरता समिति में डोनेशन देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंड सेटअप टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द पुअर इसके अंदर डोनेशन देते हैं, या आपको नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल कल्चरल फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोई डोनेशन देते हैं, या फिर आप क्लीन गंगा फंड के अंदर डोनेशन देते हैं, या फिर आप पीएम केयर फंड के अंदर डोनेशन देते हैं, स्वच्छ भारत कोष के अंदर डोनेशन देते हैं, तो इस पे आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट कहने का मतलब क्या है? तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होती है? 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम तक की ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर द कैटेगरी 3 एंड 4, यानी कि 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट एंड 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। अब आपका 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम में से आप पहले क्लेम करेंगे 100% वाली एंड उसके बाद आप क्लेम करेंगे 50% वाली। ठीक है जी, अब एडजस्टेड टोटल इनकम कहने का मतलब क्या है? तो एडजस्टेड टोटल इनकम कहने का मतलब कि आप अपनी पहले जीटीआई कंप्यूट करिए आपने, अब उस जीटीआई में से लेस कर दीजिए सभी डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी, क्योंकि एटीजी तो हम अभी निकाल ही रहे हैं, तो एटीजी को छोड़कर अपनी सारी डिडक्शंस को लेस कर दीजिए। एंड जो आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम्स होती हैं आपका, यानी कि एसटीसीजी एसटीटी पेड सेक्शन 111A वाला, या आपका एलटीसीजी एसटीटी पेड सेक्शन 112A वाला, या आपका एलटीसीजी विदाउट एसटीटी पेड सेक्शन 112 वाला, तो आप उन सभी को वहां से जीटीआई में से लेस कर दीजिए। यानी कि जीटीआई लीजिए, जीटीआई में से आप अपनी स्पेशल रेट्स वाली इनकम को लेस कर दीजिए, सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, सेक्शन 112 इन इनकम्स को लेस कर दीजिए। जितनी भी आपको डिडक्शंस लेनी है एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G वो सारी डिडक्शंस को लेस कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी निकल कर आएगी वो है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब उस एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आती है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% आपने निकाला 1 लाख रुपए, तो अब आप यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं फॉर द कैटेगरी 3 एंड 4। एंड आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने फैमिली प्लानिंग के लिए पे करा था यहाँ पे 50,000 रुपए, नहीं यहाँ पे आपने फैमिली प्लानिंग के लिए पे करा 80,000 रुपए, एंड आपने मैच यानी कि रिपेयर और रिनोवेशन फॉर द टेम्पल के लिए पे करा आपने 80,000 रुपए, तो आपने यहाँ पे टोटल पे करा 1,60,000 रुपए। बट आपकी लिमिट है कि आप 1 लाख रुपए तक ही यहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब 1 लाख और 1,60,000 इन दोनों का लोअर कौन है? 1 लाख, तो आप 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। वो 1 लाख रुपए किस टाइप से लेंगे? तो जो पहले आपका 100% वाला है फैमिली प्लानिंग, तो पहले 80,000 आप ये पूरा का पूरा ले लीजिए, और उसके बाद जो आपका 80,000 बचा इसका 50% करके, यानी कि आप इसमें 20,000 ले सकते हैं एंड 20,000 का 50% यानी कि 10,000 रुपए की डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ हो सकती है। ठीक है जी, चलिए तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा 80G। एंड इसकी क्या क्या कंडीशन है कि डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, तो यानी कि डोनेशन आपकी काइंड में होगी तो वो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड आपकी डोनेशन कैश के अंदर नहीं होनी चाहिए 2,000 रुपए से ज्यादा की। अगर 2,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन आपने कैश के अंदर करी है तो आपको 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड आप 80G की डिडक्शन ले सकते हैं कि अगर आपका उससे बिजनेस से कोई वो तात्पर्य रखता है या नहीं रखता। अगर वो आपका बिजनेस से कोई नेक्सस नहीं है तब भी आप 80G की डिडक्शन ले सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट सेक्शन 80GG। अब ये 80GG इसे याद रखने के लिए मैं आपको किस टाइप से बताऊंगा। तो 80GG आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई बंदा है, अब वो ना ही घर का है और ना ही घाट का है। ठीक है, कोई बंदा ना घर का ना घाट का। घर का ना घाट का कहने का मतलब कि वो जॉब के लिए कहीं बाहर गया हुआ है तो उसका वहाँ पे कोई घर नहीं है। एंड घाट का मतलब कि उसे वहाँ पे HRA भी नहीं मिल रहा। ठीक है, बंदा ना घर का है ना घाट का है, तो उसका घर भी नहीं है वहाँ पर और उसे HRA भी नहीं दे दिया जा रहा, तो इस केस में वो 80GG की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एसएससी हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ HRA, यानी कि वो घाट का नहीं है, क्वालिफाइंग फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड हु पेज रेंट फॉर द अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, यानी कि उसके पास घर भी नहीं है, बेचारा रेंट पे रह रहा है और घाट का भी नहीं है, उसे कोई HRA भी नहीं मिल रहा, तो घर का ना घाट का 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लेगा जो भी रेंट पे करेगा। एसएससी शुड नॉट बी रिसीविंग एनी हाउस रेंट अलाउंस, तो उसे HRA नहीं मिला होना चाहिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन रेंट ऑफ एनी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन शुड एक्सीड 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है,
तो जो भी वो उसने रेंट पे करा वो उसकी 10% ऑफ द टोटल इनकम जो कि उसकी अराइव हुई आफ्टर क्लेमिंग ऑल द डिडक्शन एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG को छोड़कर सारी डिडक्शन क्लेम करने के बाद उसकी जो टोटल इनकम आई उसके 10% से ज्यादा का उसने रेंट पे करा होना चाहिए। एंड एकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑन रेजिडेंस, यानी कि वो अपने रहने के लिए उस घर को उसने यूज करा होना चाहिए जिसका वो रेंट पे कर रहा है। और एसएससी या उसके स्पाउस या उसका माइनर चाइल्ड, यानी कि मेजर चाइल्ड के पास हो सकता है माइनर चाइल्ड या HUF ऑफ विच ही इज अ मेंबर, उनमें से किसी के पास भी उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो जॉब कर रहा है, जहां पर रेंट पे कर रहा है, वहां पे उसका कोई और एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। किसका? या तो एसएससी का खुद का, या उसके स्पाउस का, या उसके माइनर चाइल्ड का, मेजर चाइल्ड का हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके HUF का जिसका वो मेंबर है। तो अगर इनमें से किसी का भी वहां पे घर नहीं है तभी वो 80 GG की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। If the assessee owns any accommodation at any place other than that referred to above, such accommodation should not be in the occupation of the assessee and its annual value is not required to be determined under section 23(2)(a) and 23(4)(a). ठीक है, चलिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन। अब इसमें आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो आपने जो भी एक्चुअल रेंट पे करा माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द assessee बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। तो आपने जितना भी आपने एक्चुअली पे करा माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग 80 GG की डिडक्शन। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे बिफोर अलाउइंग 80 GG की डिडक्शन आपकी टोटल इनकम आ रही है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। तो आपने यहाँ पे करा मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। और 25% ऑफ द सच टोटल इनकम, यानी कि 10 लाख का 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए। तो 1 लाख यहाँ पे आ गया, 2.5 लाख यहाँ पे आ गया, और अमाउंट कैलकुलेटेड एट द 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 पर एनम। तो इन तीनों का विचएवर इज लोअर, 1 लाख, 2.5 लाख और 60,000। तो इन तीनों का लोअर कौन सा होगा? 60,000। तो ये 60,000 की आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 80 GG। ठीक है, तो 80 GG आपको याद रखना है, ना घर का ना काट का। नाउ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट 80 GG(a). Any assessee not having income chargeable under the head PGBP who make donation for the scientific research or rural development। अगर कोई assessee है जिसकी PGBP की इनकम नहीं है और वो कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी डोनेशन कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 GG(a). अगर मान लीजिए उसकी PGBP की इनकम है तब तो वो सेक्शन 35 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लेगा, बट अगर उसकी PGBP की इनकम नहीं है तो उसे 80 GG(a) का सहारा लेना होगा। Any sum paid by the assessee to a research association for scientific research or to a university, college or other institution। ठीक है, अगर वो किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को देता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या किसी रिसर्च एसोसिएशन को देता है सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। एनी सम पेड बाय द एसएससी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि वो किसी को देता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इस केस में उसे यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। बट मान लीजिए जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दी वो उस टाइम पे तो अप्रूव्ड था, बट बाद में उसकी अप्रूवल विड्रॉ कर ली गई, तो विड्रॉ कर ली गई तो क्या आपकी डिडक्शन खत्म हो जाएगी? तो यहाँ पे आपकी डिडक्शन खत्म नहीं होगी अगर बाद में अप्रूवल विड्रॉ कर ली गई। जिस टाइम पे आपने डिडक्शन दिया उस टाइम पे उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन, नो डिडक्शन हुज जीटीआई इंक्लूड्स एन इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर पीजीबीपी। अगर किसी की पीजीबीपी की इनकम है तो वो उसे यहाँ पे 80 GG(a) की डिडक्शन नहीं मिलेगी, एंड ऑब्वियसली वो लेगा भी नहीं क्योंकि वो सेक्शन 35 के अंदर अपनी ये डिडक्शन क्लेम कर लेगा। डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इस पेमेंट की जो यहाँ पे 80 GG(a) के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा, तो किसी और सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। और अगर उसने 2,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी कैश पेमेंट करी है तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, मतलब डोनेशन उसका अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश होना चाहिए। 80 GG(b) कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन देती है तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80 GG(b). Deduction of any sum contributed in the previous year by an Indian company to any political party or electoral trust. However, no deduction shall be allowed in respect of any sum contributed by way of cash. यानी कि आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन करना है वो करना है बाय वे ऑफ अनदर, बाय वे ऑफ कैश। ठीक है, चलिए सेम इसी पैटर्न पे 80 GG(c). तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 80 GG(b) की डिडक्शन ले सकता है कंपनी, एंड 80 GG(c) की डिडक्शन ले सकता है एनी पर्सन अदर देन कंपनी। Deduction of any sum contributed in the previous year by any person to a political party or an electoral trust। बट अगर वो कैश के अंदर पेमेंट है तो उसे 80 GG(c) की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, तो 80 JJAA। अब ये किस टाइप से आपको पढ़ना है? तो जॉब आगे आओ, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, जॉब आगे आओ, यानी कि आप जॉब को बढ़ावा दे रहे हो। तो 80 JJAA। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन है? Where the gross total income of an assessee to whom section 44AB applies, यानी कि 44AB किसे अप्लाई होता है कि इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम इन द केस ऑफ बिजनेस ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 1 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर उसके मान लीजिए 5% से कम की कैश रिसिप्ट्स हैं तो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस पर 44AB अप्लाई होता है।
इन द केस ऑफ प्रोफेशनल 50 लाख रुपए से ज़्यादा की उसकी रिसिप्ट है तो उस पर 44A भी अप्लाई होता है, या 44A DA 44A लेता है और उसके हिसाब से इनकम को नहीं बताते, उससे कम बताते हैं तो उसके इसमें 44A भी अप्लाई होता है। तो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी PGBP में, तो अगर किसी के ऊपर 44A भी अप्लाई होता है और उसकी PGBP की इनकम है तो इस केस में वो डिडक्शन, पहले तो अगर उसकी PGBP की इनकम है तो जो भी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है वो उसे तो क्लेम कर लेगा अपने PGBP हेड के अंदर, उसके अलग वो एडिशनली 30% की डिडक्शन और क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80JJAA, ठीक है, इन द 3 असेसमेंट ईयर्स। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि बिजनेस शुड नॉट बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि आपका नया बिजनेस होना चाहिए, वो कोई आपका रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप से बना हुआ नहीं होना चाहिए। बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो आपने किसी और पर्सन से बिजनेस लिया हुआ, मतलब आप सक्सेसर की तरह उस बिजनेस को नहीं लिया होना चाहिए, आपका खुद का सेटअप करा हुआ बिजनेस होना चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट गिवन द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर हैज टू बी फर्निश्ड बिफोर द 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आपको एक अकाउंटेंट की रिपोर्ट वहां पे सबमिट करनी होगी बिफोर द 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या डिडक्शन मिलती है, तो आपको डिडक्शन मिलती है कि आपने जो भी पेमेंट करी है, जो भी आपने इमोल्यूमेंट्स पे करे हैं अपने एडिशनल एम्प्लॉइज को, तो उसका 30% आपको 3 साल के अंदर डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 80JJA। तो यहाँ पे आपके एडिशनल एम्प्लॉय कहने का मतलब क्या है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे बोलते हैं, द टोटल एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉइज कहने का मतलब क्या है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इस केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल, अगर आपके कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि आपके ईयर की शुरुआत में, यानी कि ओपनिंग में आपके लेट सपोज यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज थे एंड क्लोजिंग पे भी आपके 10 एम्प्लॉइज थे, मान लीजिए आपके 10 एम्प्लॉइज थे, ड्यूरिंग द ईयर 5 एम्प्लॉइज आए एंड ड्यूरिंग द ईयर 5 एम्प्लॉइज रिजाइन कर गए, तो आपके लास्ट में भी 10 एम्प्लॉइज बचे, तो यहाँ पे कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आया ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि कोई भी आपका एडिशनल एम्प्लॉय आपने नहीं रखा, आपके 5 आए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में आपका फाइनली 10 ही रह गई है, तो कोई भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं, तो यहाँ पे आपकी कोई भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने इमोल्यूमेंट पे करे हैं अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड, यानी कि अगर आपने कैश के अंदर इमोल्यूमेंट्स पे करे हैं तो फिर उस केस में भी आप ये 80JJAA की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। और अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है कि आपने बिजनेस अभी सेटअप करा है, तो आपने मान लीजिए 5 एम्प्लॉय भी अगर हायर करे हैं, तो ये 5 एम्प्लॉय के लिए जो भी आपने पेमेंट करी है तो वो पेमेंट आपकी मान ली जाएगी, आपकी मतलब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब एडिशनल एम्प्लॉय करने का मतलब क्या होता है, एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो वही यानी कि आपके ओपनिंग में 10 एम्प्लॉयज थे, आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 एम्प्लॉय और हायर करे और आपके ड्यूरिंग द ईयर 5 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो 10 और 10 20 5, तो आपके 15 एम्प्लॉयज बचे। तो अब यहाँ पे आपके ओपनिंग में 10 थे एंड क्लोजिंग के टाइम पे मतलब आपके 15 थे, तो यहाँ पे आपके 5 एडिशनल एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है जी। बट यहाँ पर इन एम्प्लॉयज के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करा जाएगा, एन एम्प्लॉय हुज टोटल एमोल्यूमेंट आर मोर देन 25,000 पर मंथ, अगर किसी एम्प्लॉय को 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा की सैलरी मिलती है तो उसे यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, यानी कि उसकी सैलरी के ऊपर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। एन एम्प्लॉय फॉर हुम द एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय के लिए सारी की सारी कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे कर रही है तो वो वाला एम्प्लॉय आपके यहाँ 80JJAA के लिए एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसे 80JJAA के अंदर एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। और अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर 240 डेज से कम के लिए एम्प्लॉयड है तो उस केस में उसे यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा फॉर सेक्शन 80JJAA। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन है इसकी कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फल, ठीक है, एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फल, यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं फल बता रहा हूँ, तो फल में क्या क्या है, फुटवियर, अपैरल और लेदर प्रोडक्ट, FAL। अगर एसएससी इनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिजनेस करता है, यानी कि वो फुटवियर मैन्युफैक्चर करता है या लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है या अपैरल मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके केस में अगर एम्प्लॉय 150 डेज के लिए भी बिजनेस मतलब एम्प्लॉय है तो उसे मान लिया जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय, अदरवाइज 240 डेज मिनिमम एम्प्लॉय होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया था, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आपका 1 Feb को ज्वाइन करता है, तो अब वो ड्यूरिंग द ईयर तो केवल उसने ऑलमोस्ट ये 31 डेज एंड 28 डेज, तो 59 डेज ही उसने यहाँ पे काम करा, तो ये 150 डेज वाले क्राइटेरिया में भी नहीं आ रहा, 240 डेज वाले क्राइटेरिया में भी नहीं आ रहा, तो ये इस साल के लिए तो यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। बट इसने अगले साल पूरे साल काम करा तो अगले साल का ये एडिशनल एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, तो यस ये अगले साल एडिशनल एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ सेक्शन 80 QQB। QQB आप किस टाइप से याद रख सकते हैं, क्वालिटी बुक। तो अगर आपको कोई बुक आपने राइट करी, आप किसी बुक के ऑथर हैं एंड उसके लिए आपको कोई रॉयल्टी वगैरह मिलती है तो उसके लिए आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप अंडर सेक्शन 80 QQB।
तो क्या है, डिडक्शन ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹3 लाख इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ड्राइव्ड एज ऑथर और जॉइंट ऑथर। तो अगर कोई ऑथर है, मतलब कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है और वो किसी बुक का ऑथर है या जॉइंट ऑथर है और उसे वहां पे उस बुक से कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है, तो जितनी उसे रॉयल्टी इनकम मिली और 3 लाख विच एवर इज लोअर उतने तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 QQ-B। ठीक है। एलिजिबल इनकम क्या है, इनकम में बी रिसीव्ड इधर बाय वे ऑफ लमसम कंसिडरेशन फॉर द असाइनमेंट और ग्रांट। तो यानी कि या तो उसे कोई लमसम पेमेंट मिल गई, उसने अपनी बुक के कॉपीराइट दे दिया और उसे वहां से लमसम पेमेंट मिल गई, या उसे परसेंटेज बेसिस पे पेमेंट मिल गई अगर, तो 15% ऑफ द MRP ऑफ द बुक। ठीक है। तो जो कि बुक का प्राइस था उसका 15% तक का ही हम यहाँ पे एलिजिबल इनकम मानी जाएगी। सच बुक शुड बी वर्क ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। ठीक है, ये उसकी खुद की साइंटिफिक नेचर या मतलब कॉपीराइट उसका खुद का होना चाहिए इसके ऊपर। अब मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, रॉयल्टी और कॉपीराइट फी रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लमसम बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए की बुक सेल करी एंड इसका 15% आपका कितना होगा, 10 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख रुपीज। तो अगर आपको रॉयल्टी 1.5 लाख रुपीज से ज्यादा की मिली है तो आप डिडक्शन केवल 1.5 लाख रुपीज तक के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 20% के रेट पे रॉयल्टी मिलती है तो आपको 2 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली, तो बट आपकी जो एलिजिबल इनकम होगी फॉर डिडक्शन वो केवल 1.5 लाख रुपीज ही होगी, ऊपर की जो ये 50,000 रुपए की इनकम है एलिजिबल इनकम नहीं होगी फॉर द डिडक्शन। एंड इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर फर्निश सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा। एंड अगर आपको रॉयल्टी मिलती है इंडिया के बाहर तो आपको वो रॉयल्टी इनकम इंडिया के अंदर रिपैट्रिएट कर लेनी है विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। Bring such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year in which such income is earned or within such other period as may be competent authority may allow in this behalf। ठीक है। तो अगर आपको कहीं बाहर इनकम होती है तो वो इनकम आपको इंडिया के अंदर ले आनी है इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और या कोई आपको एक्सटेंडेड पीरियड बता दिया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो उस पीरियड के दौरान, उस पीरियड के अंतर्गत। 80 RRB, 80 RRB क्या है, तो रॉयल्टी और पेटेंट्स, कि अगर आपके पास कोई पेटेंट वगैरह है और उसकी आपको रॉयल्टी इनकम होती है तो उस केस में जो भी आपकी रॉयल्टी इनकम होगी तो रॉयल्टी इनकम और 3 लाख रुपीज तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर रॉयल्टी इनकम आपकी इंडिया से बाहर अर्न करिए आपको तो वो विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको वो इंडिया के अंदर लेकर आनी है इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, या वो जो भी एक्सटेंडेड पीरियड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बताया उस पीरियड के अंदर आपको लेकर आनी है इन द इंडिया। ठीक है। नाउ सेक्शन 80TTA, 80TTA क्या बताता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स। इसके एलिजिबल एसएससी कौन है, इन केस द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और एचईएफ, यानी कि केवल इंडिविजुअल और एचईएफ को 80TTA की डिडक्शन मिल सकती है। इंक्लूड्स एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट, यानी कि कोई सेविंग अकाउंट के अंदर उन्होंने कोई सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा है एंड उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट की आप डिडक्शन ले सकते हैं 10,000 रुपए तक की अंडर सेक्शन 80TTA। ठीक है जी। तो वो सेविंग अकाउंट आपका किस किस के साथ मेंटेन हो सकता है, या तो किसी बैंकिंग कंपनी के साथ, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि आपने किसी बैंकिंग कंपनी या किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर या किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने कोई सेविंग डिपॉजिट कराया एंड उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए तक की जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। ठीक है। एंड 80TTB क्या बोलता है कि अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कहने का मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 years और मोर की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में अगर उसे किसी भी बैंकिंग यानी कि किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है ऑन द सेविंग अकाउंट और ऑन द फिक्स डिपॉजिट, तो 80TTA के अंदर फिक्स डिपॉजिट कवर नहीं था बट 80TTB के अंदर सेविंग एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट, अगर इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप उस इंटरेस्ट के डिडक्शन ले सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ 50,000। ठीक है। अब बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस अगर इनसे आपको कोई भी मिलता है इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट तो आप उस पर 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 40,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि 40,000 रुपए की आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTB। हमारा लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का सेक्शन 80U। तो 80U क्या बताता है, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन है जो कि डिसेबल है एंड उसे मतलब बता दिया गया है, उसे सर्टिफाई कर दिया गया है बाय द मेडिकल अथॉरिटी कि वो पर्सन डिसेबल है। ठीक है। सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इस केस में उसे 80U की डिडक्शन वो ले सकता है। कितना क्वांटम,
75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी करने का मतलब अगर 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000, मतलब यहाँ पे आपने एक्चुअली कुछ पे करा नहीं करा उससे कोई मतलब नहीं। 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,24,000 रुपीज तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? Assessee claiming a deduction under this section shall furnish a copy of the certificate issued by the medical authority in the form and manner as may be prescribed along with the return of income under section 139। तो आपको मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेकर वो आपको 139 की रिटर्न फाइल करने के साथ साथ देना होगा कि देखिए जी ये बंदा मतलब डिसेबल्ड है, तो वो मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफाई कराना चाहिए। और अगर यहाँ पे आपका रीअसेसमेंट करने की बात है कि आपका वो डिसेबिलिटी है या नहीं, वो उसका रीअसेसमेंट होना चाहिए, तो आपको वो फ्रेश रीअसेसमेंट करवा के फ्रेश सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा विद द रिटर्न। ठीक है जी, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा डिडक्शन का चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड अभी हमारे केवल 2 चैप्टर बाकी हैं, TDS TCS एंड एक हमारा ROI का चैप्टर। ये दोनों चैप्टर भी बहुत ही जल्द मैं आपको रिवाइज करवा के दे दूंगा सभी कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सारे क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखने हैं, सभी इलस्ट्रेशंस, सभी एग्जाम्पल, सभी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके देख लीजिए। अगर आप एक बार खुद से करके देख लेंगे तो आपको सभी के सभी प्रोविजंस एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर। एंड इस रिवीजन वीडियो को आप बार बार सुनते रहिए जिससे कि आपको सभी सेक्शंस आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएं एंड फिर आप एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। बहुत थोड़े से सेक्शन थे, बहुत तेजी से चैप्टर था, तो मतलब आप इसे बार सुनते रहिए एंड अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को रिवाइज करिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।